स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतः निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज का ये जो लेक्चर है वो इस बैच का 11वां लेक्चर है और आज की इस क्लास में हम लोग राज्य और लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों और लोक सेवक से संबंधित अपराधों के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के विरुद्ध अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 7 में दिए गए हैं और अध्याय 7 धारा 147 से 158 के प्रावधानों द्वारा गठित होता है। इसी प्रकार लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 11 के अंतर्गत दिए गए हैं और अध्याय 11 धारा 189 से धारा 197 के प्रावधानों द्वारा गठित होता है। इसी प्रकार लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 12 में दिए गए हैं और अध्याय 12 धारा 198 से धारा 205 के प्रावधानों द्वारा गठित होता है। तो आइए आज की क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं और जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है जिससे आज के क्लास की हम शुरुआत करेंगे वो है धारा 147 सेक्शन 147। तो आइए हम ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 147 क्या उपबंधित करती है, क्या प्रावधानित करती है। तो धारा 147 संबंधित है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, अर्थात वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग द वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए धारा 147 के प्रावधानों को हम सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंशियली सिस्टमैटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 147 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, अर्थात whoever wages war against the government of India, युद्ध करता है अर्थात वेजेस वॉर, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करता है अर्थात अटेम्प्ट्स टू वेज सच वॉर, या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है अर्थात अबेट्स द वेजिंग ऑफ सच वॉर, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट करता है, या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है अर्थात अबेटमेंट करता है, तो वो जो अपराधी है वो या तो मृत्युदंड से या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ ऐसा अपराधी जुर्माने का भी दायी होगा। उदाहरण के लिए आइए इस प्रावधान को हम एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो उदाहरण के लिए क भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित होता है, अर्थात ए जॉइन्स एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये विद्रोह के लिए जो इंग्लिश की वर्ड है उसको बड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है, तो वो है इंसरेक्शन। तो क भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित होता है, दैट मीन्स ए जॉइन्स एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध कारित किया है। तो मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से भी आप सभी लोगों को धारा 147 के प्रावधान और ज्यादा स्पष्ट हो गए होंगे और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 148। और धारा 148 क्या कहती है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र
इस बात से संबंधित है धारा 148, अर्थात कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। तो सेक्शन 148 ऑफ बीएनएस इज रिलेटेड विथ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। तो आइए धारा 148 क्या प्रावधानित करती है, हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करता है, अर्थात विद इन और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कॉन्स्पायर्स, यानी कि कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, किस लिए? टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। ठीक है, या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करता है, अर्थात कॉन्स्पायर्स टू ओवर ऑ का मतलब आतंकित करना। कॉन्स्पिरेसी कर रहा है किस लिए? टू ओवर ऑ बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, अर्थात या तो आपराधिक बल द्वारा या फिर आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा क्या कर रहा है वो? ही इज कॉन्स्पायरिंग टू ओवर ऑ बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो जो अपराधी है केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र कर रहा है, तो इन दोनों ही दशाओं में वो जो अपराधी है वो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को धारा 148 के प्रावधान भी और ज्यादा स्पष्ट हो गए होंगे और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक स्पष्टीकरण खंड भी है, एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज भी है। तो आइए हम ये भी देखते हैं कि ये स्पष्टीकरण खंड क्या उपबंधित करता है, क्या प्रावधानित करता है। तो धारा 148 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित किया गया, अर्थात to constitute a conspiracy under this section, that means to constitute a conspiracy under section 148, it is not necessary, यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, that any act अर्थात कोई कार्य और illegal omission अर्थात अवैध लोप shall take place in pursuance thereof, अर्थात कोई कार्य या अवैध लोप का गठित होना इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो स्पष्टीकरण है आप सब लोगों को इस स्पष्टीकरण के प्रावधान भी बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है धारा 149 सेक्शन 149। और सेक्शन 149 संबंधित है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करने से, अर्थात कलेक्टिंग आर्म्स एटसेट्रा विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए धारा 149 क्या प्रावधानित करती है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से आयुध या गोला बारूद या पुरुष का संग्रह करता है या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करता है, वह आजीवन कारावास से या न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इस धारा के अंतर्गत अपराधी क्या कर रहा है? भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से
क्या कर रहा है? पुरुषों का संग्रह कर रहा है, आयुध का संग्रह कर रहा है, गोला बारूद का संग्रह कर रहा है, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। अर्थात द ऑफेंडर इज आइदर कलेक्टिंग मेन और आर्म्स और एम्यूनेशन, और ही इज अदरवाइज प्रिपेयरिंग टू वेज वॉर with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India। तो इस परिस्थिति में जो अपराधी है वो आजीवन कारावास से या न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 149 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 152, और धारा 152 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो आइए धारा 152 के सभी आवश्यक घटकों को, सभी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम सिस्टमैटिकली, सीक्वेंशियली समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सरलीकृत तरीके से मैंने धारा 112 को यहाँ धारा 112 के संबंध में नोट्स बनाया है। आप सब लोगों को नोट्स पता ही है कि नोट्स आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बैच में वीडियो लेक्चर्स तो आप सब लोगों को अवेलेबल हैं ही आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों को नोट्स भी बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और ये जो नोट्स हैं उसमें मैंने धारा 152 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को, सभी आवश्यक घटकों को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सिस्टमैटिकली मेंशन किया है, लिखा है, ताकि आप सब लोगों के लिए चीजें बिल्कुल सुलभ हो जाएं, सरल हो जाएं, आसान हो जाएं। तो आइए धारा 152 के प्रावधानों को हम जानते हैं, समझते हैं। तो धारा 152 संबंधित है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य से, अर्थात एक्ट इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो आइए धारा 152 क्या प्रावधानित करती है हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर, अर्थात प्रयोजन पूर्वक अर्थात पर्पजली, जानबूझकर अर्थात नोइंगली, तो जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, अर्थात बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, या संकेतों द्वारा अर्थात बाय साइंस, या दृश्य रूपण द्वारा अर्थात बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, दृश्य रूपण का अर्थ है इंग्लिश में विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, संसूचना का अर्थात है कम्युनिकेशन, संसूचना का अर्थ है कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा। तो क्या माध्यम वो यूज कर रहा है, जो अपराधी है किस माध्यम का प्रयोग कर रहा है, आइए हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये प्रावधान थोड़ा सा कठिन है, समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं दोबारा इस प्रावधान को पढ़ रहा हूं। इस प्रावधान को मैं फिर से रिविजिट करता हूं, फिर से पढ़ता हूं। जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर अर्थात पर्पजली और नोइंगली बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, अर्थात बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, या संकेतों द्वारा अर्थात बाय साइंस, या दृश्य रूपण द्वारा अर्थात बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा अर्थात बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा अर्थात बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, या अन्यथा अर्थात अदरवाइज, क्या करता है इन साधनों द्वारा, इन माध्यमों द्वारा जो अपराधी है अलगाव अर्थात सिसेशन, या सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन, या विध्वंसक क्रियाकलापों अर्थात सबवर्सिव एक्टिविटीज को प्रदीप्त करता है, अर्थात एक्साइट करता है, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है, अर्थात अटेम्प्ट्स टू एक्साइट। तो जो अपराधी है, अभी जो मैंने माध्यम आप सब लोगों को बताए, उन माध्यमों में से किसी भी एक माध्यम द्वारा अलगाव अर्थात सिसेशन, या सशस्त्र विद्रोह अर्थात आर्म्ड रिबेलियन, या विध्वंसक क्रियाकलापों अर्थात सबवर्सिव एक्टिविटीज
को प्रदीप्त करता है अर्थात एक्साइट करता है, या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है अर्थात अटेम्प्ट करता है एक्साइट करने का, या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है। अर्थात बढ़ावा देने का मतलब एनकरेज करता है किस बात को? अलगाववादी क्रियाकलापों को, की भावना को, अर्थात एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है अर्थात एंडेंजर्स द सॉवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है अर्थात इंडल्जेस इन और कमिट्स एनी सच एक्ट। तो अगर जो अपराधी है इन माध्यमों द्वारा इनमें से कोई भी कृत्य कर रहा है तो वो इस धारा के अंतर्गत अर्थात धारा 152 के अंतर्गत जो है दंड का भागी होगा, और उसको दंड क्या दिया जाएगा? उसे जो है आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और वो जो अपराधी है जुर्माने का भी दायी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 152 का स्पष्टीकरण खंड, एक्सप्लेनेशन क्लॉज ऑफ सेक्शन 152। तो आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 152 का स्पष्टीकरण खंड क्या प्रावधानित करता है। तो धारा 152 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयत्न बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोबेशन, इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती हैं। अर्थात जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? वो अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी कर रहा है अर्थात he is making comments expressing disapprobation, he is making comments expressing disapprobation। और डिसएप्रोबेशन किस बात का है? सरकार के उपायों का अर्थात गवर्नमेंट के मेजर्स का, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, या फिर सरकार के प्रशासनिक या अन्य क्रियाकलापों का अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो सरकार के उपाय हैं, ये जो गवर्नमेंट मेजर्स हैं, उनका वो डिसएप्रोबेशन करता है, उनका अनुमोदन करता है कमेंट्स के माध्यम से। और किस लिए कर रहा है? वो इन उपायों को परिवर्तित करना चाहता है, ऑल्टर करवाना चाहता है। वो इन उपायों को परिवर्तित करवाना चाहता है, ऑल्टर करवाना चाहता है। कैसे? लॉफुल मीन्स द्वारा अर्थात विधिपूर्ण साधनों द्वारा। और ऐसा कर रहा है, फिर भी वो ऐसा कार्य कर रहा है, फिर भी जो है उसके इस कृत्य से कोई भी इस धारा में निर्दिष्ट कोई भी क्रियाकलाप प्रदीप्त नहीं हो रहा है, या कोई भी क्रियाकलाप प्रदीप्त करने का प्रयत्न नहीं हो रहा है। अर्थात विदाउट एक्साइटिंग or attempting to excite the activities referred to in this section। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं तो ये कहा जाएगा कि जो व्यक्ति है उसका कृत्य इस धारा के अंतर्गत अपराध गठित नहीं करता है। वो जो व्यक्ति विशेष है उसका ऐसा कृत्य, वो जो है उसका ऐसा कृत्य इस धारा के अंतर्गत अपराध सृजित नहीं करता है। तो मैं आशा करता हूं धारा 152 के स्पष्टीकरण के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है धारा 189। तो धारा 189 संबंधित है विधि विरुद्ध जमाव अर्थात अनलॉफुल असेंबली से। तो ये जो धारा 189 है, ये परिभाषित भी करती है अनलॉफुल असेंबली को, विधि विरुद्ध जमाव को, और दंड का भी प्रावधान करती है अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार। तो आइए हम ये जो विधि विरुद्ध जमाव है उसकी परिभाषा के आवश्यक घटकों को, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ जो दंड के प्रावधान दिए गए हैं इस धारा के अंतर्गत हम उन प्रावधानों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम शुरुआत परिभाषा से करते हैं। तो जैसा मैंने भी बताया कि विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा भी धारा 189 में दी गई है, और ये परिभाषा धारा 189 उपधारा 1 में दी गई है, सेक्शन 189 सब सेक्शन 1। तो आइए हम ये जानते हैं कि धारा 189 उपधारा 1 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली की क्या आवश्यक घटक हैं, क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या आवश्यक तत्व हैं। तो परिभाषा क्या है विधि विरुद्ध जमाव की? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य है, कॉमन ऑब्जेक्ट है। क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट? इनमें से कोई एक है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो सामान्य उद्देश्य क्या क्या है ये आगे बताए जा रहे हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल या किसी लोक सेवक को आपराधिक बल से आतंकित करना, अर्थात टू ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल से आतंकित करना है, अर्थात टू ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन से आतंकित करना। तो टू ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट। पहला कृत्य, सामान्य उद्देश्य जो है उस जमाव का ये कार्य करने का है। दूसरा कृत्य क्या है जो ये अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा के अंतर्गत दिया हुआ है? आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। प्रतिरोध का मतलब टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, अर्थात किसी विधि के निष्पादन का प्रतिरोध करना, और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। तो किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के लीगल प्रोसेस के निष्पादन का प्रतिरोध करना, उसको रेजिस्ट करना। आगे क्या है? रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध कारित करना, अर्थात टू कमिट मिसचीफ, मिसचीफ का अर्थात अर्थ है रिष्टि। क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध कारित करना, अदर ऑफेंस। तो रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध कारित करना, या फिर किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा बाय क्रिमिनल फोर्स या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स किसी संपत्ति का कब्जा लेना, अर्थात बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है? या फिर किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपयोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता है या उपभोग करता है, वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित करना। ये थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा, मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा। तो किसी व्यक्ति को वंचित करना, पहली बात तो यह है।
डिप्राइव एनी पर्सन, किस बात से वंचित कर रहा है? टू डिप्राइव एनी पर्सन, डिप्रीवेशन किस बात का है? ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे, यानी कि मार्ग का अधिकार, और ऑफ द यूज ऑफ वाटर, यानी कि जल का उपयोग, उस संबंध में जो अधिकार है, और अदर इनकॉर्पोरियल राइट, यानी कि अमूर्त अधिकार, ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और इंजॉयमेंट, और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट। तो अर्थात जो अपराधी है वो क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के उपभोग से वंचित कर रहा है, या फिर किसी व्यक्ति को जल का उपयोग करने के अधिकार से वंचित कर रहा है, या फिर किसी व्यक्ति को अमूर्त अधिकार से वंचित कर रहा है, या फिर वो जो अपराधी है किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित कर रहा है। अर्थात कोई राइट है या सपोज राइट है, उसको वो इन्फोर्स करा रहा है। तो उस दशा में भी वो जो है उसका ऐसा कृत्य विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने या अवैध लोप करने के लिए विवश करना। अर्थात आपराधिक बल द्वारा मतलब क्रिमिनल फोर्स, सो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, सो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन, किसी को विवश करना, टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, यानी कि कोई एक्ट है वो इलीगल है, और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू। तो वो जो अपराधी है किसी व्यक्ति को वो क्या कहते हैं कि बल द्वारा, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को विवश कर रहा है अवैध कार्य करने के लिए या फिर अवैध लोप करने के लिए। अब धारा 189 उपधारा 1 का एक स्पष्टीकरण भी है। उस स्पष्टीकरण के अनुसार कोई जमाव जो पहले विधि विरुद्ध नहीं था बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है। अर्थात an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी चीजें। धारा 189 उपधारा 1 के प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हो गए होंगे, मैं ये आशा करता हूं। और धारा 189 उपधारा 1 जैसे मैंने अभी बताया वो विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करता है, अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम दंड से संबंधित प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। तो विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में जो दंड के प्रावधान हैं वो धारा 189(2) से धारा 189(9) तक दिए गए हैं। यानी कि धारा 189 उपधारा 2 से धारा 189 उपधारा 9 तक दंड संबंधी प्रावधान किए गए हैं विधि विरुद्ध जमाव के विविध स्वरूपों के संबंध में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो पहली महत्वपूर्ण धारा है दंड से संबंधित वो है धारा 189 उपधारा 2। ये पहला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है दंड से संबंधित विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में जो दंड का प्रावधान है, तो जो पहला प्रावधान है इस संबंध में वो दिया गया है धारा 189 उपधारा 2 में। तो आइए हम जानते हैं। और यह सदस्यता के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। ये जो धारा 189 उपधारा 2 है वो सदस्यता के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है,
इंटेंशनली ज्वाइन करता है या उसमें बना रहता है, इंटेंशनली उसमें कंटिन्यू करता है, यह कहा जाता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। अर्थात जो अपराधी है वो परिचित है उन तथ्यों से जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं। He is aware of the facts which render any assembly an unlawful assembly. He is aware of those facts. वो उन तथ्यों से परिचित है और इस प्रकार परिचित होने के बावजूद भी वो साशय उस जमाव में सम्मिलित होता है, इंटेंशनली उस असेंबली को ज्वाइन कर लेता है या फिर इंटेंशनली उसमें कंटिन्यू करता है, तो ये कहा जाएगा कि वो जो है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। वो जो है ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति है, वो जो अपराधी है वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, ऐसा कहा जाएगा। और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? इसके लिए दंड का प्रावधान ये है कि अपराधी को अधिकतम 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं धारा 189 उपधारा 2 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 189 उपधारा 3 अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है और ये दंड का प्रावधान करती है आदेश की अवज्ञा की परिस्थिति में। तो आइए हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि धारा 189 उपधारा 3 क्या प्रावधानित करती है। तो विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना या बने रहना, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन एन अनलॉफुल असेंबली, जबकि उसे बिखरने का आदेश दिया गया है, व्हेन इट हैज बीन ऑर्डर टू डिस्पर्स। तो जब ऑर्डर कर दिया गया है कि उसको जब ऐसा आदेश कर दिया गया है कि वो बिखर जाए, यानी कि जो विधि विरुद्ध जमाव है उसको बिखरने का आदेश पारित कर दिया गया है, फिर भी अगर जो अपराधी है वो उसमें सम्मिलित हो रहा है या उसमें बना रह रहा है, अर्थात वो ज्वाइन कर रहा है उस असेंबली को, उस जमाव को, या फिर उस असेंबली या जमाव में कंटिन्यू कर रहा है, तो उस दशा में वो जो है धारा 189 उपधारा 3 के अंतर्गत दंड का भागी होगा। और दंड क्या दिया जाएगा? अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है अगली जो महत्वपूर्ण धारा है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 189 उपधारा 4। और धारा 189 उपधारा 4 दंड का प्रावधान करती है किस परिस्थिति में? जब व्यक्ति जो है अपराधी हथियारों से सज्जित हो, जब सदस्य जो हैं वो हथियारों से सज्जित हो। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर परिस्थिति ऐसी है कि घातक आयुध यानी कि डेडली वेपन या ऐसी चीज जिसके आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु होना संभाव्य है, अर्थात एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो अगर घातक आयुध या ऐसी चीज जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, लाइकली है कि डेथ कॉज हो जाएगा, और ऐसी चीज से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य अगर कोई व्यक्ति हो रहा है तो उसे जो है अधिकतम 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 189 उपधारा 5। और धारा 189 उपधारा 5 संबंधित है लोक शांति भंग करने वाले जमाव से। तो आइए हम धारा 189 उपधारा 5 के प्रावधानों को भी समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य है, या और ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दिए जाने पर जानते हुए
सम्मिलित हो रहा है अपराधी या उसमें बना रह रहा है, अर्थात नोइंगली ज्वाइनिंग सम्मिलित हो रहा है जानते हुए, और कंटिन्यूइंग बने रह रहा है, इन एनी असेंबली ऑफ 5 or more persons likely to cause disturbance of public peace, यानी कि लोक शांति में विघ्न, disturbance of public peace, after such assembly has been lawfully commanded to disperse, अर्थात वो जो असेंबली है उसको लॉफुली कमांड किया गया है डिस्पर्स होने के लिए, अर्थात वो जो जमाव है उसको समादेश दिया गया है विधि पूर्वक, किस लिए? बिखर जाने के लिए। तो बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दिया गया है उस जमाव को, फिर भी जो अपराधी है वो उस जमाव में या तो सम्मिलित हो रहा है या बने रह रहा है, और ये जो जमाव है उससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य है, अर्थात ये डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस ये लाइकली है कि कॉज हो जाएगा। तो अगर ये सारी ही परिस्थितियां अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं तो अपराधी धारा 189 उपधारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और दंड का क्या प्रावधान है? अपराधी को अधिकतम 6 माह के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 189 उपधारा 5 के अंतर्गत अपराधी को अधिकतम 6 माह के कारावास से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 189 उपधारा 6, और धारा 189 उपधारा 6 संबंधित है भाड़े पर सदस्य बनाने से। आइए हम धारा 189 उपधारा 6 के प्रावधानों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेना, हायर करना, या वचनबद्ध या नियोजित करना, अर्थात किसी को हायर करना, इंगेज करना अर्थात वचनबद्ध करना, या नियोजित करना अर्थात एम्प्लॉय करना, किस लिए? टू ज्वाइन और बिकम अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो उस परिस्थिति में दंड का क्या प्रावधान होगा? तो दंड का प्रावधान कुछ ऐसा होगा कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में वो व्यक्ति दंडनीय होगा। जो अपराधी होगा वो ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य में ही दंडनीय होगा, अर्थात द ऑफेंडर शैल बी पनिशेबल एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली। तो मैं आशा करता हूं धारा 189 उपधारा 6 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है प्रावधान, वो है धारा 189 उपधारा 7, और धारा 189 उपधारा 7 संबंधित है संश्रय देने से, हार्बरिंग से। तो आइए हम जानते हैं धारा 189 उपधारा 7 के प्रावधानों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी घर या परिसर में जानते हुए ऐसे व्यक्तियों को संश्रय देना, आने देना या सम्मिलित करना जो विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने हेतु भाड़े पर लाए गए, अर्थात हार्बरिंग संश्रय देना, रिसीविंग आने देना, असेंबलिंग अर्थात सम्मिलित करना। किनको? कहां पर? इन एनी हाउस और प्रेमाइस, अर्थात घर में या परिसर में। हाउस का मतलब घर, जैसा सब लोग जानते हैं, परिसर मतलब प्रेमाइस। इन एनी हाउस और प्रेमाइस इन वंस ऑक्यूपेशन, अधिभोग, ऑक्यूपेशन का मतलब इंग्लिश में होगा अधिभोग, या भार साधन, इन चार्ज, और इन कंट्रोल
मतलब नियंत्रण। एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन हैव बीन हायर्ड, उनको क्या किया गया है, उनको जो है भाड़े पर लिया गया है, या फिर इंगेज किया गया है, या फिर एम्प्लॉय किया गया है। तो उनको या तो भाड़े पर लिया गया है, या फिर इंगेज किया गया है, या फिर एम्प्लॉय किया गया है। अर्थात हायर किया गया है, भाड़े पर लिया गया है, इंगेज किया गया है, वचनबद्ध किया गया है, या फिर एम्प्लॉय किया गया है अर्थात नियोजित किया गया है। तो जो ये कीवर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो थोड़े टेक्निकल मुझे समझ में आते हैं, मैं उनको बार बार रिपीट कर देता हूं। जो मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट्स को टेक्निकल लग सकते हैं तो उनको मैं बार बार रिपीट करके मेंशन भी कर देता हूं ताकि आप सब लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं। तो अपराधी क्या कर रहा है कि अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी घर या परिसर में जानते हुए ऐसे व्यक्तियों को संश्रय दे रहा है, यानी कि हार्बर कर रहा है, आने दे रहा है, उनको रिसीव कर रहा है, या उनको सम्मेलित कर रहा है अर्थात उनको असेंबल करा रहा है, जो विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने हेतु भाड़े पर लाए गए हैं, या वचनबद्ध किए गए हैं, या नियोजित किए गए, या उनको हायर किया गया है यानी भाड़े पर लाए गए हैं, इंगेज किया गया है यानी वचनबद्ध किए गए हैं, या फिर उनको एम्प्लॉय किया गया है अर्थात वे लोग ऐसे लोग जो है नियोजित किए गए हैं। तो उस दशा में भी जो अपराधी है वो उस दशा में अपराधी धारा 189 उपधारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा। और दंड क्या दिया जाएगा ऐसे अपराधी को? अधिकतम 6 माह का दंड, या जुर्माना, या दोनों से ऐसे अपराधी को दंडित किया जाएगा। अगला जो प्रावधान है वो है धारा 189 उपधारा 8, और धारा 189 उपधारा 8 संबंधित है अपराध करने हेतु भाड़े पर लिए जाने से। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 189 उपधारा 8 क्या प्रावधानित करती है। तो जो कोई धारा 189 उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया जाता है या भाड़े पर लिया जाता है, वो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, वो धारा 189 उपधारा 8 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो हुएवर इज एंगेज्ड और हायर्ड टू do or assist in doing any of the acts specified in section 189 subsection 1, यानी कि इंगेज किया जा रहा है यानी वचनबद्ध किया जा रहा है, हायर किया जा रहा है अर्थात मतलब भाड़े पर लिया जा रहा है। किस लिए? कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो धारा 189 उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट है, या फिर किसी ऐसे कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए भी जो धारा 189 उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट है, स्पेसिफाइड है। तो ऐसी दशा में अपराधी जो है वो दंड का भागी होगा। किस प्रावधान के अंतर्गत? धारा 189 उपधारा 8 के अंतर्गत। दंड क्या होगा? अधिकतम 6 माह का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 189 उपधारा 9 सेक्शन 189 सब सेक्शन 9, और धारा 189 उपधारा 9 संबंधित है हथियारों से सज्जित होकर भाड़े पर सदस्य बनने से। तो आइए हम धारा 189 उपधारा 9 के प्रावधानों के आवश्यक घटकों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 189 उपधारा 9 के अनुसार जो कोई धारा 189 उपधारा 8 में निर्दिष्ट प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर, whoever being so engaged or hired as referred to in section 189 subsection 1 goes armed with any deadly weapon
shall be punished under the provisions of this particular section, under the provisions of section 189 subsection 9। अर्थात जो कोई धारा 189 उपधारा 8 में निर्दिष्ट प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर किसी घातक आयुध से सज्जित होकर चलेगा, वो धारा 189 उपधारा 9 के प्रावधान के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अगर मैं फिर से इस प्रावधान को रिविजिट करूं थोड़ा सा आप सब लोगों को समझाने के लिए, तो जो कोई धारा 189 उपधारा 8 में निर्दिष्ट प्रकार से वचनबद्ध होने पर या भाड़े पर लिए जाने पर किसी घातक आयुध से सज्जित होकर चलेगा, वो धारा 189 उपधारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। Whoever being so engaged or hired as referred to in section 189 subsection 8 goes armed with any deadly weapon shall be punished under the provisions of section 189 subsection 9। तो सेक्शन 189 सबसेक्शन 9 के लिए, धारा 189 उपधारा 9 के लिए यह आवश्यक है कि जो अपराधी है वो पहले से ही वचनबद्ध हो कर दिया गया है या फिर भाड़े पर ले लिया गया है धारा 189 उपधारा 8 के अंतर्गत, और इस प्रकार वचनबद्ध होकर या फिर इस प्रकार भाड़े पर लिए जाने के पश्चात वो क्या कर रहा है, किसी घातक आयुध से सज्जित होकर चल रहा है। अर्थात ही गोज आर्म्ड विथ डेडली वेपन, वो जो है वो क्या कर रहा है, किसी घातक आयुध से सज्जित होकर चल रहा है, तो ही गोज आर्म्ड विथ डेडली वेपन। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं, तो यह कहा जाएगा कि अपराधी धारा 189 उपधारा 9 के अंतर्गत दंडनीय है, दंड का भागी है। और दंड का क्या प्रावधान है, धारा 189 उपधारा 9 के अनुसार ऐसे अपराधी को अधिकतम 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 189 उपधारा 9 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 191 सेक्शन 199 सेक्शन 191, और सेक्शन 191 संबंधित है बलवा करने से, अर्थात राइटिंग। तो आइए ये जो बलवा करने की परिभाषा दी गई है धारा 191 उपधारा 1 में, हम उस परिभाषा के आवश्यक घटकों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 191 उपधारा 1 के अनुसार जब कोई विधि विरुद्ध जमाव अर्थात अनलॉफुल असेंबली या उसका कोई सदस्य एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तब उस जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने का दोषी होगा। Whenever force और violence, force का मतलब बल, violence मतलब हिंसा, whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member of such unlawful assembly in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। तो क्या हो रहा है, कोई विधि विरुद्ध जमाव या उसका सदस्य उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली वो क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है, फोर्स इज बीइंग यूज्ड और वायलेंस इज बीइंग यूज्ड।
तब अगर ये सारी परिस्थितियां विद्यमान हैं, तब कहा जाएगा कि उस जमाव का प्रत्येक सदस्य जो है वो बलवा करने का दोषी है। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 191 उपधारा 1 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दंड का क्या प्रावधान है? तो दंड से संबंधित जो प्रावधान है उसके लिए कुछ विभिन्न स्थितियां हैं, और विभिन्न स्थितियों में दंड के प्रावधान थोड़े थोड़े मतलब डिफर करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि दंड के प्रावधान क्या है और दंड से संबंधित प्रावधान। बलवा करने से संबंधित दंड के प्रावधान धारा 191 उपधारा 2 और धारा 191 उपधारा 3 में दिए गए हैं। तो जो सामान्य स्थिति है उससे संबंधित प्रावधान जो है वो धारा 191 उपधारा 2 में दिए गए हैं। तो आइए धारा 191 उपधारा 2 क्या प्रावधानित करती है, क्या उपबंधित करती है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 191 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ राइटिंग, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ रायट, उसे अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हथियारों से सज्जित होने पर दंड का क्या प्रावधान है? तो ये हथियारों से सज्जित होने पर दंड का क्या प्रावधान है, ये दिया गया है धारा 191 उपधारा 3 में। तो जो कोई घातक आयुध से यानी कि डेडली वेपन से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, यानी कि एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ द ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी है। तो अर्थात जो ऑफेंडर है ही इज आर्म्ड विथ डेडली वेपन। तो अगर ऐसा है, और क्या है कि वो जो है इस प्रकार आर्म्ड होकर, इस प्रकार सज्जित होकर, वो जो अपराधी है बलवा करने का दोषी है। तो जो अपराधी है घातक आयुध से सज्जित है और इस प्रकार सज्जित होते हुए वो बलवा करने का दोषी है, तो उसे वह जो अपराधी होगा, ऐसा अपराधी होगा, वो दंड का भागी होगा धारा 191 उपधारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत। और दंड क्या होगा? दंड होगा अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो ऐसा अपराधी अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 194, और धारा 194 परिभाषित करती है दंगा को, एफ्रे को। सो सेक्शन 194 डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ एफ्रे, और साथ ही साथ धारा 194 में दंगा के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो धारा 194 उपधारा 1 दंगा के अपराध को परिभाषित करती है। आइए इस परिभाषा के आवश्यक घटकों को, आवश्यक तत्वों को हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 194 उपधारा 1 के अनुसार जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर, अर्थात बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस, लोक शांति में विघ्न डालते हैं, अर्थात डिस्टर्ब पब्लिक पीस। तो जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। और दंगा के संबंध में दंड का प्रावधान दिया गया है धारा 194 उपधारा 2 में। और धारा 194 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई दंगा करता है उसे अधिकतम 1 माह तक के कारावास से या जुर्माने से जो अधिकतम 1000 रुपए तक का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 194 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान, सभी महत्वपूर्ण घटक आप सब लोगों को क्लियर और स्पष्ट हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 198, और धारा 198 संबंधित है लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है इस बात से। तो आइए धारा 198 क्या प्रावधानित करता है हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि कोई लोक सेवक विधि के किसी निर्देश की जो उसके पद पर आचरण से संबंधित हो जानते ही अवज्ञा करता है, अर्थात नोइंगली डिसोबे करता है, नोइंगली डिसोबे कर रहा है पब्लिक सर्वेंट किस चीज को, एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ। और डायरेक्शन ऑफ द लॉ किस चीज के रिगार्डिंग है, इट इज एज टू द वे इन विच ही इज टू कंडक्ट हिमसेल्फ एज सच पब्लिक सर्वेंट। यानी कि लोक सेवक विधि के किसी निर्देश की अवज्ञा कर रहा है, लोक सेवक जो है नोइंगली डिसोबे कर रहा है किसको, एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ को। और डायरेक्शन ऑफ द लॉ क्या किस चीज के रिगार्डिंग है, इट इज एज टू द वे इन विच ही इज टू कंडक्ट हिमसेल्फ एज सच पब्लिक सर्वेंट। ये जो है किस चीज के संबंध में है, तो ये जो निर्देश है उसके पद पर आचरण से संबंधित है। और साथ ही साथ इस प्रकार अवज्ञा करते हुए वह यह आशय रखता है या यह संभाव्य जानता है, नोज इट टू बी लाइकली, आइदर ही इंटेंट्स और नोज इट टू बी लाइकली। क्या है इंटेंशन या नॉलेज, किस प्रकार का इंटेंशन है, इंटेंशन या नॉलेज है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। और यह आशय या यह संभाव्य जानता है कि उसकी अवज्ञा से किसी व्यक्ति को क्षति होगी, अर्थात ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज इट टू बी लाइकली टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। तो अगर ये सारे ही घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं तो यह कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति धारा 198 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी है, और वो व्यक्ति जो है वो धारा 198 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब दंड का क्या प्रावधान है, तो धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार अपराधी को 1 वर्ष तक के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आइए ये जो धारा 198 का प्रावधान है उसको हम एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए क एक अधिकारी है और न्यायालय ने य के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि हेतु, यानी कि फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डिक्री पास्ड इन फेवर ऑफ वाई, तो न्यायालय ने य के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि हेतु निष्पादन में संपत्ति लेने का विधि द्वारा निर्देश दिया। यानी कि जो कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन, लेकिन क ने क्या किया, क यह ज्ञान रखते हुए कि उसकी इस अवज्ञा से यह क्षति हो सकती है, विधि के उस निर्देश की अवज्ञा करता है। तो अगर क इस प्रकार अवज्ञा करता है तो वह यह कहा जाएगा कि क धारा 198 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 199, और धारा 199 संबंधित है लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है इस बात से। आइए धारा 199 के प्रावधानों को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 199 के अनुसार, धारा 199 के अनुसार कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, कोई लोक सेवक इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा यदि वह निम्नलिखित में से किसी स्थिति में जानते हुए अवज्ञा करता है, नोइंगली डिसओबे करता है। तो वो क्या स्थितियां हैं, आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति क्या है, आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्थिति जो है वो धारा 199 के प्रावधानों के अनुसार क्या है, आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो विधि का ऐसा निर्देश जो उसे किसी अपराध या अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा करने से प्रतिषिद्ध करता है,
विधि के ऐसा निर्देश का मतलब एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ विच प्रोहिबिट्स हिम, यानी कि प्रतिषिद्ध करता है, फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter। तो अगर इस प्रकार जो लोक सेवक है जानते हुए अवज्ञा कर रहा है, नोइंगली डिसोबे कर रहा है, तो वो जो है धारा 199 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है दंडित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्थिति है वो क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो किसी ऐसी रीति को जिसमें वह अन्वेषण करेगा और जो विधि द्वारा विनियमित है, रेगुलेटेड है, उस निर्देश की अवज्ञा किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए करता है, अर्थात नोइंगली डिसोबेज, वो तो ठीक है, नोइंगली डिसोबे कर रहा है, लेकिन कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो नोइंगली डिसोबेज टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए वो डिसोबे कर रहा है, नोइंगली डिसोबे कर रहा है, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नोइंगली डिसोबे कर रहा है। एनी, किस चीज का, किस चीज को नोइंगली डिसोबे कर रहा है? एनी अदर डायरेक्शन ऑफ द लॉ रेगुलेटिंग द मैनर इन विच ही शैल कंडक्ट सच इन्वेस्टिगेशन। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस दशा में भी जो लोक सेवक है वो धारा 199 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आइए अगली स्थिति क्या है। यदि वह धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143, 144 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 उपधारा 1 के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है, अर्थात अगर इसी बात को हम इंग्लिश में कहें तो ही फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर subsection 1 of section 173 of BNSS in relation to cognizable offense, संज्ञेय अपराध, punishable under sections 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 79, 79, 77, 79, 124, 143 and 144 of BNS। तो अगर ये जो अपराध हैं, तो ये जो इन प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय जो संज्ञेय अपराध हैं, अगर इन अपराधों के संबंध में किसी दी गई सूचना को कोई लोक सेवक लेखबद्ध करने में असफल रहता है, धारा 173 उपधारा 1 के प्रावधानों के अंतर्गत, बीएनएसएस की धारा 173 उपधारा 1 के प्रावधानों के अंतर्गत, तो भी ऐसा लोक सेवक धारा 199 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दंड का क्या प्रावधान है? अगर कोई लोक सेवक धारा 199 के अंतर्गत दी हुई किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत आता है तो वो दंड का भागी होगा। दंड क्या होगा? उसको कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा, जो न्यूनतम 6 माह का होगा, अधिकतम 2 वर्ष का होगा, और साथ ही साथ ऐसा लोक सेवक, ऐसा अपराधी जुर्माने का भी दायी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 200, और धारा 200 संबंधित है पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड से। तो पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। तो आइए हम धारा 200 के प्रावधानों को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 200 के अनुसार जो कोई किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का भार साधक है, यानी कि एनी वन हु इज एन इंचार्ज ऑफ एनी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वह केंद्रीय सरकार
या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय अर्थात लोकल बॉडी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो यदि ऐसा व्यक्ति वो जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है और पीड़ित का उपचार नहीं करता है, तो विक्टिम को ट्रीट नहीं करता है, मेडिकली ट्रीट नहीं करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और दंड का क्या प्रावधान है धारा 200 के अंतर्गत, आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो दंड जो है ऐसे अपराधी को कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला महत्वपूर्ण है प्रावधान है वो है धारा 204, और धारा 204 संबंधित है लोक सेवक के प्रतिरूपण से, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो आइए धारा 204 के महत्वपूर्ण प्रावधानों, महत्वपूर्ण घटकों को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 204 के अनुसार जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना करता है, अर्थात whoever pretends to hold, मतलब pretends to hold मतलब बहाना करता है, whoever pretends to hold any particular office as a public servant, यह जानते हुए कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता। वो एक तरफ तो प्रिटेंड कर रहा है और साथ ही साथ उसको ये नॉलेज है कि ही डज नॉट होल्ड सच ऑफिस। तो एक तरफ वो बहाना कर रहा है उस पद को धारण करने का, और साथ ही साथ उसको ये जानकारी है, उसको यह ज्ञान है कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है। तो जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना करता है, यह जानते हुए कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है, या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करता है, अर्थात फॉल्सली पर्सोनेट्स एनी अदर पर्सन होल्डिंग सच ऑफिस, और साथ ही साथ यदि वह ऐसे बनावटी रूप में, ऐसे पदाभास से कोई कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है, यानी कि इन सच अज्यूम्ड कैरेक्टर does or attempts to do any act under the color of such office, तो ऐसे बनावटी रूप में अर्थात इन सच अज्यूम्ड कैरेक्टर he does or attempts to do any act under the color of such office, तो ऐसे बनावटी रूप में, ऐसे पदाभास से कोई कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, धारा 204 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और दंड क्या होगा, ऐसे अपराधी को न्यूनतम 6 मास, अधिकतम 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 204 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूं। मैं आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस की तरह ये क्लास भी आप सब लोगों को इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।